चलिए सीधे इस दिलचस्प चर्चा में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक बेहद ही तनावपूर्ण प्राचीन दार्शनिक मुकदमे के बीचों बीच खड़े हैं। मान लीजिए, एक तरफ हमारे क्लासिकल रियलिस्ट्स यानी यथार्थवादी विद्वान हैं जो मानते हैं कि इस दुनिया को समझने के लिए हमें स्थिर, फिक्स श्रेणियों की सख्त जरूरत है, और उनके ठीक सामने एक बेहद संशयवादी बौद्ध भिक्षु खड़े हैं जो इस पूरी धारणा की धज्जियां उड़ाने को तैयार हैं। पूरी बहस इस एक बात पर टिकी है कि क्या ये जो सार्वभौमिक श्रेणियां या यूनिवर्सल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम हर चीज पर लेबल लगाने के लिए करते हैं, क्या वो सच में वजूद रखती हैं, या फिर वो महज हमारे दिमाग का रचा हुआ एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो इस दार्शनिक ट्रायल का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि श्रेणियों का भ्रम क्या है, यथार्थवादी विद्वान का बचाव, फिर समानता का विरोधाभास, उसके बाद लॉ और चित्र का उदाहरण, अनुमान के ऊपर प्रत्यक्ष अनुभव, और आखिर में मानसिक लेबलों के पार की वास्तविकता। आइए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, श्रेणियों का भ्रम। इस पूछताछ को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पूछना होगा। अब किसी भी अच्छी बहस की तरह हमें पहले अपने शब्दों को साफ साफ परिभाषित करना होगा। देखिए, एक तरफ हमारे पास है जाति, जिसका सीधा सा मतलब है सामान्यता या एक यूनिवर्सल विशेषता जो कई चीजों में पाई जाती है, और दूसरी तरफ है विशेष, यानी किसी भी वस्तु की अपनी बिल्कुल विशिष्ट, अद्वितीय या यूनिक खासियत। हमारे बौद्ध भिक्षु का पूरा दाव इसी विशेष पर लगा है। उनका तर्क है कि यही विशेष ही तो है जो ब्रह्मांड की हर एक चीज को पूरी तरह से अनूठा बनाता है। और इस मुकदमे की शुरुआत जाति निराकृति ग्रंथ के एक बेहद खूबसूरत श्लोक से होती है। मैं मंजूश्री को नमन करता हूँ। ये ज्ञान के बोधिसत्व हैं। ये श्लोक सीधे उस प्राचीन बौद्ध भिक्षु की प्रामाणिक आवाज को हमारे सामने ला खड़ा करता है। वो असल में हम सभी के कल्याण के लिए अज्ञानता और हमारे दिमाग में बैठे इन भ्रमों के अंधेरे को पूरी तरह मिटाने का आह्वान कर रहे हैं। भाग 2, यथार्थवादी विद्वान का बचाव। आइए देखते हैं कि ये टकराव शुरू कैसे होता है। सबसे पहले यथार्थवादी विद्वान अपना पूर्व पक्ष यानी अपना बुनियादी तर्क सामने रखते हैं। उनका दावा है कि भाई, दुनिया को समझने के लिए किसी भी वस्तु को उसके अनूठेपन और उसकी सार्वभौम समानता दोनों के द्वारा परिभाषित किया जाना ही चाहिए। उनके हिसाब से दोनों का अस्तित्व जरूरी है। लेकिन यहीं पर हमारे बौद्ध भिक्षु तुरंत आपत्ति जताते हैं। वो कहते हैं, जरा रुकिए, तार्किक रूप से एक ही वस्तु एक ही समय में दो बिल्कुल विपरीत, परस्पर विरोधी लक्षण कैसे रख सकती है? मतलब ये तो संभव ही नहीं है। और ये आलंकारिक प्रश्न सीधे यथार्थवादी विद्वान के तर्क के दिल पर वार करता है। जरा खुद सोचिए, क्या कोई वस्तु पूरी तरह से अद्वितीय यानी एकदम यूनिक और ठीक उसी पल किसी और चीज के बिल्कुल समान हो सकती है? ये एक ऐसी तार्किक पहेली है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई एक चीज अपने अंदर दो बिल्कुल ही उल्टे गुणों को एक साथ समेट सकती है। भाग 3, समानता का विरोधाभास। अब आता है खंडन का चरण, जहां विरोधी के तर्क को एक एक करके तोड़ा जाता है। ये एक तरह का स्टेप बाय स्टेप स्टडी गाइड है जो दिखाता है कि समानता और भिन्नता एक साथ क्यों नहीं रह सकते। स्टेप 1, अगर कोई वस्तु अलग है तो वो समान नहीं हो सकती। स्टेप 2, अगर वो समान है तो उसकी अपनी कोई अनूठी पहचान बची ही नहीं। और स्टेप 3, इसलिए ये जो यूनिवर्सल्स या सार्वभौमिकता की हम बात करते हैं वो गणितीय और तार्किक रूप से एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ग्रंथ अपनी खुद की एक बहुत ही तीखी उपमा देता है। भेद और अभेद, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन हैं। जैसे आग एक ही समय में चिलचिलाती गर्म और बर्फीली ठंडी नहीं हो सकती है ना, ठीक वैसे ही कोई वस्तु एक ही समय में अद्वितीय और सार्वभौमिक नहीं हो सकती। किसी एकदम अनूठी वस्तु पर एक जनरल सा लेबल चिपकाना वैसा ही है जैसे आग से ठंडे होने की मांग करना। ये उस चीज के मूल स्वभाव के ही खिलाफ है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि इस ग्रंथ में इन श्रेणियों पर निर्भरता की तुलना एक तरह के पागलपन से की गई है। मतेतर का मतलब है स्वस्थ या तर्कसंगत होना, जो स्पष्ट और बिना किसी विरोधाभास वाले अवलोकन पर टिका है, और दूसरी तरफ है मत्त यानी उन्मत्त या पागलपन। ये विश्वास करना कि विशिष्टता और समानता दोनों एक साथ मौजूद है। मतलब जब हमारी आंखें साफ साफ एक अनोखी यूनिक चीज को देख रही हैं तो एक पुराने घिसे पिटे लेबल से चिपके रहना सच में गहराई से अतार्किक है। भाग 4, लॉ और चित्र। अब इन भारी भरकम अमूर्त बातों को जमीन पर उतारने के लिए कुछ बेहद शानदार विजुअल उदाहरणों की बात करते हैं। चलिए रोजमर्रा के एक शानदार उदाहरण लॉ यानी ज्वाला की बात करते हैं। हम आलस्य में आकर कह देते हैं कि यह एक लॉ है,
जैसे वो कोई फिक्स्ड चीज हो। लेकिन हकीकत, लॉ हर पल एक जैसी दिखती जरूर है, पर हर एक सेकंड में वो पूरी तरह से बदल रही होती है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक क्वांटम भौतिकी और फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमें बिल्कुल यही बताते हैं। कणों की कोई फिक्स्ड पहचान नहीं होती, वे लगातार बदलती हुई अवस्थाओं का एक प्रवाह है। ये जो समानता हमें दिखती है ना, वो बस बहुत तेजी से बदलती चीजों का एक दिमागी धोखा है। असलियत सिर्फ उन अनूठे बदलते पलों में है। और ये कलमाश यानी एक मिली-जुली पेंटिंग का उदाहरण तो और भी कमाल है। जिस तरह एक खूबसूरत पेंटिंग का वजूद सिर्फ और सिर्फ उसके हजारों अलग-अलग अनूठे ब्रश स्ट्रोक से बनता है, वैसे ही ये वास्तविकता भी सिर्फ अलग-अलग अनूठी चीजों से बनी है। समानता की कोई एक चादर नहीं है जो सब पर डाल दी जाए। कोई भी फिक्स्ड टैक्सोनॉमिक लेबल इस पल पल बदलती बहती हुई वास्तविकता को कभी पूरी तरह से नहीं बांध सकता। भाग 5, अनुमान पर प्रत्यक्ष का प्रभाव। अब हमारी अदालत ये तय करेगी कि हम सच को पहचानते कैसे हैं। यहाँ यथार्थवादी विद्वान के अनुमान यानी सैद्धांतिक कटौतियों की तुलना बौद्ध तर्कशास्त्री के प्रत्यक्ष यानी सीधे अनुभव से की गई है। अनुमान क्या करता है? वो एक स्थिर पुरानी श्रेणी ढूंढता है और कहता है, अच्छा, ये आग है। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव, वो उस पल की असलियत को, उस आग की विशिष्ट अनूठी गर्मी को सीधे अपने हाथों पर महसूस करता है। और यहीं से स्थिर वर्गीकरण प्रणालियों की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। ये लेबल्स एक ऐसे यूनिवर्सल मानक को मानकर चलते हैं जो हकीकत में है ही नहीं। ये उस चीज को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जो बिल्कुल सामने घट रही है। आधुनिक जीव विज्ञान की तरह सोचिए, एक पल पल बदलती गतिशील प्रणाली को किसी पुराने कठोर टैक्सोनॉमिक लेबल में जबरदस्ती ठोसना, ये प्रकृति की असली रवानी को छोड़कर सिर्फ हमारे बनाए हुए बौद्धिक ढांचों पर निर्भर होने जैसा है। लेकिन हाँ, हमारे संशयवादी भिक्षु यहाँ कोई ढील नहीं देते। वो स्पष्ट करते हैं कि भले ही प्रत्यक्ष अनुभव सबसे ऊपर है, लेकिन उसे भी तीखे गैर विरोधाभासी तर्क की कसौटी से गुजरना ही होगा। प्रत्यक्ष अवलोकन के बिना तर्क एक कोरा भ्रम है, और तर्क के बिना प्रत्यक्ष अनुभव भी धोखा दे सकता है। इन दोनों का सही संतुलन ही हमें भ्रम के जाल से बाहर निकालता है। भाग 6, मानसिक लेबलों के पार की वास्तविकता। अब हम अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए सिद्धांत यानी अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बहुत ही स्पष्ट ट्यूटोरियल है। अगर हम इन व्यापक फिक्स्ड श्रेणियों की बैसाखी को छोड़ दें, तो हम एक रुकी हुई स्थिर दुनिया को देखने के बजाय निरंतर बदलते जीवंत प्रवाह को देख पाएंगे। हमें सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट चीजों को देखना शुरू करना चाहिए। इस समानता को बस एक दिमागी शॉर्टकट मानना चाहिए। स्थिर लेबलों के बजाय सीधे अनुभव को अहमियत देनी चाहिए। और सबसे जरूरी, बदलती हुई चीजों को किसी फिक्स्ड कठोर डिब्बे में बंद करना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हमारी गहरी मानवीय भावनाएं भी इन्हीं अनूठी चीजों से जुड़ी हैं। मान लीजिए किसी को घड़ा, कोई खास माला या सोना चाहिए। ग्रंथ कहता है कि हमें जो दुख होता है ना, वो किसी आम चीज के जाने से नहीं, बल्कि उस विशिष्ट अनूठी चीज के नष्ट होने से होता है। और जो खुशी मिलती है, वो उसके विशिष्ट निर्माण से मिलती है। हमारी भावनाएं उन अनूठे पलों से बंधी हैं, किसी किताबी यूनिवर्सल लेबल से नहीं। तो इस पूरे द्वंद्वात्मक मुकदमे के आखिर में एक बेहद चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है। अगर इस दुनिया को परिभाषित करने के लिए हम जिन श्रेणियों का इस्तेमाल करते हैं वो महज भ्रम है, तो जरा सोचिए, हमारी आंखों के ठीक सामने और ऐसी कितनी चीजें हैं जिन पर हमने गलत लेबल चिपका रखा है। ये समय है हर उस स्थिर लेबल को फिर से जांचने का, जिसे हम अब तक परम सत्य मानकर बैठे थे।